नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के गुरु शिष्य परंपरा जो सीरीज चल रही है प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आज के इस एपिसोड के जो स्पीकर हैं। हर एक एपिसोड में वेदांत दर्पण के वो स्पीकर हैं ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, काशी से। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। आज का एक थोड़ा सा वेदांत दर्पण पर वेदांत के साथ में जगत के बहुत चीजों को लेके यहाँ चर्चा होती है। आज बहुत एक सुंदर सा कला के साथ में वेदांत, आर्ट के साथ में वेदांत, या अगर यूं कहें सर, मेरा प्रश्न ये रहेगा या कि कला एक चीज है, कला का परिभाषा अलग है और वेदांत की परिभाषा अलग है अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो। पर क्या इनमें कोई इंटर रिलेशनशिप है या नहीं, ये प्रश्न है सर। और है तो कहाँ है और नहीं है तो कहाँ। वाह, ये विषय सचमुच में अनूठा है। और संघमित्रा जी आपको बताएं कि दुनिया में कुछ ऐसे विषय हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। आप जी उनको जब भी अप्रोच करेंगे तो हमेशा वो नया ही हो। जैसे कहानियों में होता है कि माँ और बेटे के संबंध को लेकर जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं, जब भी कोई नया लेखक इस विषय को उठाएगा तो फिर उसको नए सिरे से लिखेगा, है ना। उसी तरीके से ये कला और दर्शन का जो अंतर संबंध है, विशेषकर हम लोग दर्शन को भी बहुत स्पेसिफिक कर दिए, वेदांत दर्शन। तो कला और वेदांत दर्शन में क्या संबंध है, क्या कोई अंतर संबंध है या नहीं है, कहाँ कहाँ पर हम लोग रिकॉन्साइल कर सकते हैं, हम लोग साम्य देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग वैषम्य देख सकते हैं। ये विषय फिर एक बार अनूठा जी और नया हो गया आपके पूछने से, जी है ना। जी अगर हम लोग परिभाषाओं से चलें तो आर्ट का मतलब है टू पुट द थिंग्स एट देयर राइट प्लेसेस। ये उसका डिक्शनरी में, जी चीजों को उसके सही स्थान पर रखना, ये कला है। अब वो चाहे खाना बनाने की कला हो या कोई स्कल्पचर बनाने की कला, ठीक ओके। है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम सभी लोग कि हमारे यहाँ जो स्कल्पचर आर्ट बहुत पुराना आर्ट है। जब दूसरे और आर्ट डेवलप नहीं हुए थे तो स्कल्पचर में हम लोग जानते हैं कि एक पत्थर होता है जिसमें कोई आकृति हम्म हमें नहीं दिखती है, लेकिन स्कल्पचर को दिखती है। और उस आकृति के अलावा जो कुछ भी उसमें रहता है, जिसको हम लोग अवशिष्ट कहें या अननेसेसरी चीजें कहें, जी वो जी सिर्फ उसको हटा देता है। जी सर। जब उसको हटा देता है तो जो जो आकार उसने देखा है, जो रूप उसने देखा है, वो हम सबको दिखने लगता है। एक सॉलिड जी पत्थर, एकदम हम्म स्ट्रेट पत्थर, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एक आयताकार पत्थर है जो सामने रखा हुआ है, हम्म, और उस पत्थर में उसने एक रूप देखा और अनावश्यक को हटा दिया तो रूप खाली बचा रह गया, जी है ना। तो जो चीजों को उसके सही स्थान पर रखना, या जो इरिलेवेंट है, जो अनावश्यक है, जो बेसुरा है, उसको हटा देना, जो बचता है वो कला है। ये वो उसका डेफिनेशन है, जी ठीक है। ऐसे ही पेंटिंग में भी क्या होता है कि कैनवास पेपर जो होता है उसको चित्रकार जमीन पर बिछा के रखता है, ठीक है। ब्लैंक है वो कैनवास, उसके ऊपर वो पानी उड़ेल देता है। पानी उड़ेल देने के बाद काफी कुछ पानी वो हटा देता है, उसको कैनवास से पानी को हटा देता है, लेकिन भीगापन तो रह ही जाता है। अब हम सब लोग घेर के देख रहे हैं कि वो ब्लैंक है, भीगा हुआ एक कैनवास है, लेकिन चित्रकार देखता है कि कहीं कहीं पर ऐसे उठ गया है, पठार जैसा हो गया, पिथोरा, जी जी कहीं कहीं पर एक ऐसा बहाव हो गया है। वो उसमें पहाड़ देखने लगता है, नदी देखने लगता है, आकार देखने लगता है, होता कई है। रूपाकार, जो हम सब जो नहीं, घेर के चित्रकार को देख रहे हैं वो नहीं देख रहा होता जी जी है ना। अब वो उसको जो जो दिख रहा है वो पहले पेंसिल से उन्हीं सब चीजों को लाइंस दे देता है, पहाड़ को और नदियों को, सब चीजों को, फिर स्केच करता है, पेंटिंग बन जाती है। ये भी कला की एक परिभाषा है। ये हमने एक सीधे एग्जाम्पल से बताया।
ये परिभाषाएं हैं। वेदांत की परिभाषा क्या है? जो उपनिषद की परिभाषा है। उपनिषद की परिभाषा क्या है? जो एक गुरु की परिभाषा। गुरु की परिभाषा क्या है? जो प्रकाश या प्रज्ञा या ज्ञान की परिभाषा है। वो ये कि हम लोगों के पास जो सोल है या जो माइंड है, वो इंडिविजुअलाइज्ड माइंड है। ये वर्ड मैंने अभी स्वामी जी से लिया आपसे बात करते हुए। वो ये शब्द का प्रयोग अमेरिका में जब लेक्चर दिए थे, और करीब कई सालों से रह रहे थे, बल्कि 3 साल कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था कि इंडिविजुअलाइज्ड सोल या इंडिविजुअलाइज्ड माइंड। माइंड मुझे याद आ रहा है, माइंड का आता है। तो हम लोग का जो माइंड है वो एक इंडिविजुअल का माइंड है। ठीक है, मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरी किताबें, मेरा विचार, मेरा ज्ञान, मेरी प्रज्ञा, मेरा, ये हम लोग को एहसास होना कि कोई एक यूनिवर्सलाइज्ड माइंड भी है या यूनिवर्सल माइंड भी है, इसका सेंस होना, और इंडिविजुअलाइज्ड माइंड का यूनिवर्सलाइज्ड माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाना, हम्म। ये वेदांत का उद्देश्य है, एकमात्र, और कुछ नहीं। मतलब जब हम अपनी एकान्विति सब चीजों में देखते हैं कि वो किताब में भी मैं ही हूँ, उस चीटी में भी मैं भी हूँ, पत्थर में बिल्कुल। भी मैं भी हूँ, सब चीजों में मैं हूँ, मेरे और दूसरे के बीच में सेपरेशन नहीं रहा। जी। बल्कि फिर से स्वामी जी की भाषा में कहें कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, ये है छोटापन। मैं अपने को देख रहा हूँ, मैं अपने को सुन रहा हूँ, यह है बड़प्पन। जी। यानी वी आर इनसेपरेबली वन। जब मैं सब चीजों में अपने आप को देख रहा हूँ, और उसकी पराकाष्ठा फिर स्वामी जी के शब्दों में मैं बताऊं कि जब मैं एक छोटे से छोटे जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, इस स्थिति में मैं आ गया, यानी वेदांत का जो उद्देश्य है पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे लगता है कि उदाहरणों से मैंने सिर्फ परिभाषाएं बताई। वेदांत की ये परिभाषा है और कला की ये परिभाषा है। ठीक है, अब आप इसी से थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ें, तो हम लोग देखेंगे कि अ, कला का जो सर्वोत्तम आधारभूत ग्रंथ है वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। उसमें उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो विश्व में पहली बार दिया गया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रस। जी। ठीक है, जिस रस थ्योरी भी लोग बोलते हैं। और रस निष्पत्ति शब्द आता है, रस उत्पत्ति शब्द आता है। रस कैसे लोगों तक परोसा जाए कि पूरे हॉल में जो 5,000 लोग बैठे हैं या 2,000 बैठे हैं, उसमें एक ही समय में एक ही मीनिंग जाए। जो नाटक या संगीत वो सुन रहे हैं उसकी मीनिंग एक ही समय में एक साथ सबके पास जाए, अलग अलग ना जाए, इंडिविजुअल होके ना जाए, और अच्छा लगना सब में एक ही साथ हो, सबको अच्छा लग जाए। अगर सुर सही जगह पर लगा है गाते समय, तो बिल्कुल। पूरे हॉल से एक समवेत शब्द निकले, वाह क्या बात है। बिल्कुल। ये नहीं कि कोई गोरा है तो उसके पास अलग कम्युनिकेशन हुआ है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई संगीत नहीं समझता है, कोई संगीत समझता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जी। रस के बारे में भरत मुनि का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल टर्म दिया, साधारणीकरण। जब अच्छा। एक्टर या आर्टिस्ट किसी भी चीज को, किसी सुर को, किसी भाव को यूनिवर्सलाइज करता है, हम्म। जो उसका इंडिविजुअल प्रेजेंस है उस समय, एक्टर का या म्यूजिशियन का या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का, हम्म। वो जब अपने अपनी कला को या अपने प्रस्तुति को यूनिवर्सलाइज करता है, जनरलाइज नहीं करता है, यूनिवर्सलाइज करता है। जी। इंडिविजुअल है वो, लेकिन वो अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रस्तुति से चीज को यूनिवर्सलाइज कर रहा है। यानी हॉल में अगर 1,000 हैं, एक साथ सबके पास अच्छा लगना चला गया। बिल्कुल। बिल्कुल ये होता है। ठीक है, ये साधारणीकरण है, ये रस निष्पत्ति है। ठीक है, ये बात हमारे अनुभव में भी है। हम लोग किसी का जोक सुनते हैं और एक साथ हंसते हैं, सारे लोग, पूरे देश भर के सारे लोग अगर किसी एक व्यक्ति का टीवी में जोक सुन रहे हैं, तो सब लोग एक साथ हंसे। यानी मीनिंग तो बात की चीज है, पहले अच्छा लगना हुआ तभी तो हंसे हैं। जी। और अगर अच्छा लगा है इसका मतलब मीनिंग चला गया, कम्युनिकेट हो गया है। यानी मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं,
जो बंदिश कोई गा रहा है उसका मीनिंग तो कम्युनिकेट हुआ ही है। सबसे पहले अच्छा लगना। जी अच्छा लगना एक साथ गया कि एक्टर और ऑडियंस में सेपरेशन नहीं रह गया। जी आर्टिस्ट और ऑडियंस में एकत्व हो गया, एकान्विति हो गई। जो बिल्कुल उसकी जो अन्विति हुई वो एक हो गई। यही तो वेदांत का भी उद्देश्य है। बिल्कुल सर। ठीक है। बहुत तो अच्छे। वेदांत का जो उद्देश्य है कि मेरे और जगत के बीच में एकान्विति हो, यूनिटी बिल्कुल। हो। हम्म। आत्मा परमात्मा के मिलन कह सकते हैं। वैसे ही हमारे भारतीय दृष्टि में, जो कि वेदांतिक दृष्टि है, नाट्य शास्त्र में भी, हम्म। कि आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में कोई गैप न रह जाए, सेंस ऑफ सेपरेशन न रह जाए। एक ही बात तो हुई ना। एक ही बात हुई सर। अब अब इसी बृहद दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं आर्ट और वेदांत के रिलेशनशिप। पहले हमने स्थापना की, पहले परिभाषाएं क्या है, फिर उनके अर्थ को, उनके आशय को, उसके अभिप्राय को, उसके भाव के स्तर पर बताया अभी। क्योंकि जी भाव ही है जो सब में जा रहा है, जबकि सभी अलग अलग प्रकृति के लोग बैठे हुए हैं हॉल में। बिल्कुल। आप मीरा पे भजन गा रही हैं और वहां पर हैबिटेट सेंटर में या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक साथ 2000 लोग बैठे हैं। उसमें कोई गरीब अमीर गोरा काला सब है ना। अलग अलग मनस्थिति के लोग हैं, क्योंकि जितने माइंड्स हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते बिल्कुल हैं। ये तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि सब लोग देखने में अलग हैं, सबका स्माइल अलग है। उसी तरह से सबके माइंड भी अलग है। एक अलग है। इंसान का मतलब एक माइंड का प्रेजेंस है। ठीक है। तो 2000 तरह के माइंड हैं और वो एक ही समय में एक भीतर से बोल होते हैं, वाह क्या बात है, एकदम से बोलते हैं। कुछ लोग जुबान से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक ही समय में फीलिंग होती है। यानी आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में एकान्विति हुई, तभी तो हुआ ऐसा ना। इसका बिल्कुल मतलब है कि बंदिश का मतलब भी क्या है। और वो व्याकरण सुनने नहीं आए, वो आपने एक्टिंग में कितना रियाज किया है, गाने में कितना रियाज किया है, ये देखने नहीं आए। कई बार बनारस में ध्रुपद मेला होता है, तो उसमें ध्रुपद गायक को, एक बनारस के ध्रुपद गायक गा रहे थे, और वो गाते समय खरज साधना जो करते हैं भोर में उठ के, वो कर हम्म। रहे थे। तो मेरे बगल में अचानक छन्नूलाल जी मेरे कान में बोलते हुए चले गए, बहुत भीड़ शोर है, बोले देखा, देखो जो चीज घर में करना चाहिए वो मंच पर बैठ के कर रहा है, बोल के बस चले गए। हम लोग को हंसी आ गई। तो सही बात है कि आपको जो वो जो कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं स्टेज पर, ये क्यों दिखा रहे हैं? लोग इसको सुनने नहीं आए। लोग सुनने आए हैं का मतलब है उनको अच्छा लगे, इसको प्राप्त करने आए हैं। अब ये जो अच्छा लगना है, इस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने इस पूरे संवाद को, आज के एपिसोड को केंद्रित करेंगे। उस ये अच्छा प्रेजेंटेशन लगना, है सर, उसमें जो प्रेजेंटेशन होती प्रेजेंटेशन है है। उसकी ही हाँ, काम कलाकार का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने व्याकरण क्या किया है वो आपकी बात है, वो तो किया तभी तो आप अच्छा बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी साधना क्या किया है वो आपकी बात है। रामकृष्ण परमहंस अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो उनकी साधना का फल है ना। बिल्कुल है ना। मीराबाई अगर कुछ बोल रही है तो उनकी साधना का फल है। वो उनका पद है, रामकृष्ण का अपना पद है। लेकिन प्रभाव हमारे ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने साधना की है। वो उनका अपना है, किसी और का बिल्कुल लिया हुआ नहीं है। नहीं। तो प्रभाव, ऑडियंस उस प्रभाव के लिए गया है ना। आपने गाना गाया, आपने बहुत अच्छा नाटक किया, आपने बहुत अच्छा वायलिन बजाया, लेकिन प्रभाव नहीं हुआ। तो आपने साधना क्या किया नहीं किया, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं रहता है। वो टिकट दे करके, और इवन पान वाला भी अगर रेडियो में कोई अच्छा गाना आता है तो उसको जोड़ा बढ़ा देता है कि अरे वाह कितना बढ़िया गाना है, इसको सुना जाए। इसका मतलब उसको अच्छा लग रहा है। जी जबकि वो ध्रुपद का श्रोता नहीं है, ख्याल का नहीं है, या शास्त्रीय नाटक का दर्शक नहीं है। वो हम्म। सामान्य पान वाला है, उसको गाना अच्छा लगा, उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया अपनी दुकान में। ठीक है। यानी सब चीजें मिलके क्या आ रहा है, अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। जिसका संस्कृत में नाम है रस, रस। जिसका आज की भाषा में शब्द है प्रभाव। प्रभाव। ठीक है। जो लोग इसकी डिटेल में जाते हैं शास्त्र पढ़ने, वो लोग जानते हैं विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, आदि आदि। हम्म। लेकिन मोटा मोटा जो चीज है एक सामान्य ऑडियंस के लिए, वो है इफेक्ट, प्रभाव, रस, जी अच्छा लगता जी। है। ये चारों शब्द जो है समानार्थी है। अब हम लोग इस एपिसोड में, मैं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा हो रही है कि मैं इस अच्छा लगना, इस पर थोड़ा अपने आप को फोकस करें। अच्छा जी लगना हम लोग को बहुत चीजों में होता है। कई बार लोगों की हत्या करके भी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा लगना इस सेंस में हम कह रहे हैं कि हम कोई अच्छे से फूल देखते हैं। जैसे अब आश्विन मास शुरू हो रहा है, तो जो, जिसको बांग्ला में शिवली बोलते हैं, हिंदी में परिजात बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं, जी। या शेफाली बोलते हैं, उस फूल को देख के अच्छा लगता है। ठीक।
बहुत सुंदर। जिसको ये अच्छा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा, उसको सुर में भी कोई गाना होगा हम्म। या जिससे वो प्रेम कर रहा है या कर रही है, वो भी उसको नहीं अच्छा लगेगा या लगेगा। नहीं लग, ठीक है। वो उसका रस का जो आनंद ही नहीं ले सकते। है ना, जो हम लोग प्राय समाज में देखते हैं कि अ, मनुष्य सभ्यता में सबसे बड़ी चीज है, एक भाव है प्रेम। ये प्रेम टिकता और ठहरता क्यों नहीं? जी। है ना, पहले देर तक टिकता था, आज कम समय तक टिकता है। आखिर कारण क्या है? जिन लड़के लड़कियों के बीच में होता है, वो छोटा बच्चा जब था, उसने जब किसी फूल को देखा है, पत्ती को देखा, तो देखता ही रहा, क्योंकि उसको हम्म। पता नहीं कि ये गुलाब है। बड़े होने के बाद वो देखता है, बोलता है ओ, ये गुलमोहर कितना खूबसूरत है ना, फिर आगे चला जाता है। बनारस में मालवीय जी के जन्मदिन पर फूलों का एक एग्जीबिशन लगता है, मालवीय भवन। तो उसमें लोग देखते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन में भी लोग आते हैं और देखते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते चले जाते। छोटा बच्चा बढ़ता नहीं है, छोटा बच्चा ठहरता है। बड़े होकर हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम तुरंत नाम दे देते हैं, एक संज्ञा दे देते हैं, और हम बोलते हैं कितना खूबसूरत है बोल के आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि छोटा बच्चा जो है, आजकल एक चला है यूट्यूब में, अगर आप देखेंगे कि बुशमैन प्रैंक, माने एक व्यक्ति जो है, वो पेड़ बन के बैठा हुआ है, जो गुजर रहे हैं अचानक से वो खड़ा होता है या बैठता है, तो लोग डर जाते हैं। तो उसका काम ही ये है कि स्केयर करना लोगों को, हम्म। पब्लिक को, और तरह तरह के, और पब्लिक जा रहे हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर जब जा रही है, माँ डर गई, लेकिन बच्चा आगे बढ़ते हुए भी पीछे मुड़ के उसको देख रहा है, क्योंकि उसमें उसको डिज्नी दिख रहा है, एलिस इन वंडरलैंड की एलिस दिख रही है। पेड़ खड़ा भी होता है, पेड़ बैठता भी है, खरगोश बोलता है, डोनाल्ड डक बोल रहा है। बच्चा नहीं डरा, बच्चा डरा भी नहीं है, और माँ की उंगली पकड़ के आगे बढ़ती पीछे मुड़ के भी, और माँ दोबारा देखना ही नहीं चाहती उधर, वो डर गई है। बच्चा पीछे मुड़ के भी देख रही है, ये है क्या? पेड़ बैठा था खड़ा हो गया, पेड़ खड़ा था बैठ गया, कितना अच्छा है, उसको तो मजा आ रहा है, पेड़ हाथ हिला रहा है, यानी पेड़ बोलता है, बच्चा ऐसे देख रहा है, तो उसको वो अच्छा लग रहा है। बड़े लोग डर रहे हैं। तो ये जो अच्छा लगना है, अगर हमको प्रकृति की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें प्रेम भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम प्रेम को कन्वेंशन के ढंग से देख रहे हैं। हम्म। अगर हम अगर हमारे पास अच्छा लगना प्रकृति से नहीं मिल रहा है, तो आर्ट को भी हम कन्वेंशन के ढंग से देख रहे हैं। अगर हमको प्रकृति का जो कुछ भी सौंदर्य है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वेदांत को भी हम कन्वेंशन के ढंग से समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। ये मैं कहना ये चाहता हूँ दरअसल। कन्वेंशन क्या करता है, हमारे पास जो दी हुई भाषा है, हम्म। संबंधों के नाम, या दिया हुआ सोच की ऐसा ऐसा होगा, तभी वैसा वैसा होगा, ये जो पहले से हमारे पास प्री डिफाइंड चीजें हैं, वो हम्म। कन्वेंशन है। वो हमें देखने नहीं देते, वो पहले से ही हमारे पास ओपिनियन बना के रखती है। जैसे एक और एग्जांपल है कि हिंदी फिल्मों में आप देखिएगा, लड़के लड़की में प्रेम हुआ, अचानक आ गया कि लड़की जो है वो गरीब घर की है, लड़का अमीर घर का, शादी नहीं हो सकती। ठीक है। जी जी फिर जी। लड़का लड़की में प्रेम हुआ, अचानक हुआ कि कोई नीची जाति का है, कोई ऊपर की जाति का है, शादी नहीं होगी। हम्म। विदेशी फिल्म है, तो वहां पर कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई एक डिफरेंस आता है विलेन के तौर पर। ये हिंदी फिल्मों में प्राय होता है, बाद जी। में वो लोग मिल जाते हैं। ये जो डिफरेंसेस आते हैं, जिन जिन कारणों से, उन्हीं कारणों के टर्म्स में हम अपने लाइफ में भी प्रेम को देखते हैं। और हम्म। इसलिए उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, उसको सुलझाने के लिए हम लोग आउट ऑफ द वे भी जाते हैं, हम्म। कि अगर वो ऊंची जाति का लड़का है, नीची जाति की लड़की है, या उल्टा है, तो इसको हम कैसे रिवेलियन बने और कैसे अपने प्रेम को प्राप्त करें। दरअसल शुरुआत ही गलत हो रही है। हम लोग को शुरू में ही अच्छा लगना जो है, उसको कन्वेंशनली अच्छा लगना देख रहे हैं। हम लोग को पता है कि ऐसा देखने से अच्छा लगना होता है, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। ठीक है। एक और एग्जांपल भी देखें, क्योंकि आर्ट की बात हो रही है। कमर्शियल सिनेमा में आप देखिएगा कि एक कार आके रुकी, और कैमरा जो है वो कार के गेट पर, जहां पर व्यक्ति उतरेगा, उसके पाँव पर फोकस हो गया। अब वहां पर कोई एक्ट्रेस उतरती है, पाँव से लेकर ऊपर चेहरे तक पूरे कैमरे ने दिखाया। वही लड़का हॉल से बाहर आके जब रिक्शे में किसी लड़की को देख रहा है, तो उस शरीर को देख रहा है। वहीं पर एक दूसरी फिल्म बनती है, पौथिर पांचाली सत्यजीत रे की, जहाँ पर भाई बहन मिलके दौड़ के काश के फूल होते हैं सफेद सफेद, उसमें दौड़ के जाके वो ये देखने जा रहे हैं कि
ट्रेन जा रही है, उन लोग के लिए रेलगाड़ी एक कौतूहल है। वो लोग किसी स्त्री का शरीर नहीं देखने जा रहे हैं, वो दौड़ के जा रहे हैं ट्रेन गुजरेगी, या रेलवे लाइन में कान लगा के सुन रहे हैं कि आवाज ट्रेन की आ रही है। दो फिल्म डायरेक्टर ने अलग अलग ढंग से देखना सिखाया। एक बिल्कुल कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन को तोड़ना है। बिल्कुल। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बड़े होकर भी वो बच्चे की आंख ले सके देखने की, सुनने की, तो हम लोग एक खास ढंग से देखेंगे, अच्छा लगना एक दूसरे ढंग से होगा। और ऐसा मन, इनोसेंट माइंड ही वेदांत भी समझ बिल्कुल सकता है, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद अपना ओपिनियन है ना। इसलिए एक तो अच्छा लगना पर बात हुई कि ये अच्छा लगना के कई प्रकार होते हैं। हम लोग को नए सिरे से फिर से अच्छा लगना को डिफाइन करना होगा, देखना होगा, क्योंकि हर केस एक नया केस होता है। फिल्म में जो लड़के लड़की में प्यार हुआ, समाज में जो लड़के लड़की में हुआ, ये डिफरेंट केस है। हर बार नया केस होता है। नया केस है। करोड़ों लोगों में जो नया जनरेशन आ रहा है, एक लड़का एक लड़की में प्रेम जो हो रहा है वो कन्वेंशन नहीं है, वो बिल्कुल नया है। वैसे ही जैसे होम्योपैथी में किसी को सर्दी जुकाम हुआ और डॉक्टर के पास गया, उसने जो दवाई दिया, उसको दोबारा फिर कभी सर्दी जुकाम हुआ तो वही दवाई काम नहीं करेगी। डॉक्टर को सिखाया जाता है हर केस इज ए न्यू केस। वो फिर से उस सर्दी जुकाम पर सिम्टम देके दूसरी दवा देगा, वो काम करेगा। इसलिए जितनी बार ये प्रेम की अनुभूति होती है, उतनी बार अच्छा लगना डिफरेंट होता है, उससे अलग होता है जो अब तक हो चुका है इस दुनिया में। ये जो नया मन है, अनुभूति का नया स्तर है, इसको जी। जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तो हम म्यूजिक को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, आर्ट को भी, और वेदांत को भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा बिल्कुल प्रवचन अच्छा लगना पर यहीं पर विराम ले रहा है। अब मैं उस विषय पे आता हूँ कि वेदांत और कला में कहाँ कहाँ पर साम्य है, कहाँ कहाँ पर वैषम्य है। जी। तो अगर हम लोग ने इसको समझा है कि वेद या वेदांत ये कह रहा है कि अल्टीमेट गोल जो है वो वेदांत का ये है कि इंडिविजुअल सोल न रह जाए, हम्म। व्यक्ति न रह जाए, व्यक्तिगत न रह जाए, व्यक्तित्व तो नहीं रह जाए, वो पूरे अस्तित्व में मिल जाए। अगर ये मिल उसका फाइनल या अल्टीमेट गोल है, तो फिर आर्ट का भी यही गोल है जो पंचम वेद हमको बता रहा है, कि रस निष्पत्ति हो सब में एक साथ। यानी यहाँ पर साम्य है। सामने है। बिल्कुल। ठीक है। ये साम्य दिख रहा है कि वेदांत का गोल और पंचम वेद का गोल एक है। पंचम वेद का मतलब आर्ट का, हम्म। क्योंकि वो एक ऐसा मैग्नम ओपस है कि जिन कलाओं का भी आविष्कार नहीं हुआ है, होना है, उसकी बातें भी उसमें लिखी हुई है। लिखी हुई। कभी पंचम वेद पर बात होगी तो इस पर होगी। जैसे कि जी। फिल्म का आविष्कार तब नहीं हुआ था जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, हम्म। लेकिन फिल्म की जिन टेक्निकल टर्म्स है वो पहले से उसमें डिफाइंड है, बिना ये कहे कि ये फिल्म के टर्म्स है। जैसे मेजॉन सीन है और उसमें 23वें अध्याय में पुस्त कला है सेट डिजाइनिंग के लिए, वो वही है जो मेजॉन सीन सिनेमा का है। तो ये तो उसमें और डिटेल में जिनकी रुचि होगी वो और आगे जानना चाहेंगे। अभी हम लोग बात करें कि क्या क्या साम्य है वेदांत और कला कला में। में। जी। तो वेदांत का जो निर्दिष्ट उद्देश्य है, गोल है, वही कला का भी गोल है। ये साम्य हो गया। अब हम लोग अगर वैषम्य में देखने जाएं तो देखेंगे कि जब हम लोग वेदांत की समझ लेकर के कला को देखने सुनने जा रहे हैं, तो एक नजरिया बदल रहा है। ठीक है। जी। लेकिन वेदांत को भूल कर जब हम कला की दुनिया में जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कला की दुनिया बिल्कुल अलग है वेदांत से। जी। ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि साम्य नहीं है, माने समानता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दृष्टि भेद के कारण, क्योंकि दोनों का, कला और वेदांत का अगर मर्म एक ही है कि भेद दृष्टि न रहे, अभेद दृष्टि आए, बिल्कुल इसका मतलब कि हमारी दृष्टि में कहीं कुछ फर्क है। लेकिन बिल्कुल। फिर भी कहीं ना कहीं विषमता तो होती होगी, जिसको आज हम लोग इस एपिसोड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उसमें अगर आप देखिए, जिन बातों को, जिन रहस्यों को हम लोग दर्शन में नहीं समझ पाते, कई बार हम उन्हें कला में समझ लेते बिल्कुल सर, हैं। ठीक ये है। बहुत मेरे मन में भी यही आ रहा था। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अगर आप जिस किसी इंसान को आप स्वामी विवेकानंद की या वेदांत की बातों को 10 मिनट तक बोलिए और उसको 2 मिनट तक मीरा का भजन सुनाइए या हम्म। कबीर का पद सुनाइए कुमार गंधर्व का, उसको कुमार गंधर्व या मीरा का भजन आप जो गाएंगी वो उसे अच्छा लग जाएगा, वेदांत पसंद नहीं आएगा। क्यों? पर तात्पर्य क्योंकि एक जब, ही है सर। हाँ। जबकि तात्पर्य एक ही है, एक लेकिन ही उसको वेदांत सुनना नहीं अच्छा लगेगा, उसको गाना सुनना अच्छा लगेगा,
उसको नाटक देखना अच्छा लगेगा, उसको पेंटिंग अच्छी लगेगी, तुरंत अच्छी लग मीडियम्स जाएगी। मीडियम्स हम कह सकते हैं सर, द मीडियम्स आर डिफरेंट। हाँ, द तो मोड अगर मोड मोड या बिल्कुल मीडियम्स। हाँ। बिल्कुल, तो फिर क्या जरूरत है वेदांत समझने की? क्यों नहीं हम ऐसा करें कि वेदांत की बात को कला के माध्यम से कहें? जी। मतलब वेदांत की जो, मुझे वेदांत का मतलब एक रिविलेशन, ऋषियों में रिविलेशन हुआ, उसको उन्होंने ज्ञान कहा, प्रमा बिल्कुल कहा, प्रज्ञा कहा, वेद कहा, ठीक है। बिल्कुल। अब वेदांत को जीते हुए, पढ़ते हुए नहीं, जीते हुए हमारे भीतर क्या रिविलेशन हुआ? दैट रिविलेशन इज इन इटसेल्फ वेदा, वो ज्ञान। ज्ञान वेदांत को लाइक। जीते हुए अगर हमारे भीतर कोई सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस आया, कोई बात कौन गई, जैसे पिछले एपिसोड में हुआ ना कि हमने बोला कि वो जो पानी में मगरमच्छ है वो एक्चुअली है ही नहीं है, वो हम लोग को सांप दिख रहा है वो रस्सी, हम्म। वो डिल्यूजन है। जब ये जी डिल्यूजन नहीं रहता है तो मगरमच्छ तो है ही नहीं है, बल्कि उसमें से मछली आके खुद हमें किस करती, चूमती जी है। जी। क्योंकि मेरे और समुद्र, मेरे और समुद्र के बीच में कोई भेद नहीं रहा, तब समुद्र ही अपनी लहरों से हमें खुद, हमारे पाँव को धो के चली जाती है ना। तो ये जो अचानक उसी वक्त कौंधना, तो अगर आप वेदांत की समझ के साथ, अगर कोई बात आपको कौंधी, कोई रिविलेशन हुआ, सडन फ्लैश हुआ, उसको आपके पास जो मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी बात को कहते हैं, जी जी। आर्ट मीडियम, हाँ। वो बांसुरी बजाना हो, चाहे शहनाई बजाना हो, या बिल्कुल गाना बिल्कुल। गाना हो, या फिल्म हो, ड्रामा हो, पेंटिंग हो, उसमें अगर आप उस बात को कह रहे हैं, तो आप ऑडियंस को वेदांत ही तो बता रहे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। मैंने व्यक्तिगत रूप से यही किया, मैंने इसलिए विश्व को हम क्या दे सकते हैं, अगर रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि दिया, सत्यजीत रे ने पौथिर पांचाली दिया, तो हम क्या दे सकते हैं? तो हमको लगा कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो विश्व में नहीं है, वो है संध्या भाषा या ट्वाइलाइट लैंग्वेज। तो हमने ट्वाइलाइट फिल्म्स बनानी शुरू। विश्व को दे, भारत क्या देगा, पूरब क्या देगा, और उसमें मेरे पास जो रिविलेशंस हुए हैं, उन रिविलेशंस को हमने ट्वाइलाइट लैंग्वेज में कहा, लोगों तक पहुंचाया। जी। ठीक है, तो ये मैं अपना उदाहरण देके ही बता सकता हूँ। ऐसे दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, वो वेदांत को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बिल्कुल है सर। ना। लोग प्रवचन सुनने जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन जब वो उसी बात को आर्ट मीडियम के थ्रू देखेंगे, तो उनको लगेगा कि काफी कुछ लेके लौटे, क्योंकि वो गाना सुन के जब लौट रहे हैं, सूरदास का पद, और उसको गुनगुनाते हुए लौट रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वेदांत पर कोई लेक्चर सुन के लौट रहे हैं, तो उसके बाद वो चाह रहा है कि कहीं कुछ कोई चाय पी जाए, कॉफी पी जाए, या किसी, चलो कोई एग्जीबिशन देखने चलते हैं, मतलब वो रिलीफ चाह रहा है, जिसको ड्रामेटिक रिलीफ बोलते हैं, वो रिफ्रेशमेंट चाह रहा है। लेकिन जब वो अच्छा गाना सुन के लौट रहा है, तो वो रिफ्रेशमेंट नहीं चाह रहा, क्योंकि हाँ। अब वो री हो गया है, रिजुविनेट कर दिया उसको आर्ट। जी। तो आर्ट की शक्ति कुछ ज्यादा ही है। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने सारे आर्ट के सबसे प्रोमिनेंट ग्रंथ उन्होंने ही बनाए, चाहे वो चित्र सूत्रम हो, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे शिल्प शास्त्र। तो मुझे लगता है कि आर्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए इसको पंचम वेद कहा गया, क्योंकि वेद से ही आया है। बिल्कुल। तो अगर वेद या वेदांत से ही कला यानी कि पंचम वेद आया है, तो जाहिर है कि उसमें वैषम्य होगा ही नहीं। बिल्कुल सर। ये मेरा अपना कहना है। अगर आपको इसके बावजूद लगता है कि फिर भी कोई डिफरेंसेस हो सकती है, होना चाहिए या होता है, तो आप अपना विचार रख सकते हैं। सर मेरा कुछ है नहीं इसमें बोलने का। अब मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया है। और बस एक ही पॉइंट खाली लग रहा है कि योग है, एकात्मता है, एकात्म हो जाना है। तो एकात्म हो जाने में कला का जो योग है और वेदांत का जो योग है, वेदांत ही योग है। तो उस योग और एकात्म के द्वारा ही इस प्रकार से एक हो सकता है। और वैषम्यता जहां बोला, मुझे जहां तक थोड़ा सा मुझे लगता है सर कि क्रिएटिविटी है, आर्ट, आर्ट में क्रिएटिविटी है, सृष्टि है, उसमें माइंड यूज होता है। और वेदांत को समझने और उसके लिए माइंड को पहले हटाना पड़ता है। सबसे पहले तो नो माइंड स्टेटस में आना पड़ेगा, तब जाके वेदांत को कोई समझ पाएंगे। मतलब समझेंगे नहीं, उसकी वो बनेंगे उसको।
तो बस ये छोटे चीजों से, इसलिए वो कला योग है, ये वेदांत योग है। इस, इसी जगह से हम लोग अगर चाहें तो इसी बिंदु से नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू जी कर सकते हैं। जी ये जी। बहुत अच्छा पॉइंट है। जी सर। नो माइंड से वेदांत और माइंड से आर्ट्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ये बहुत सुंदर एक टॉपिक भी था आज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस एपिसोड में यहीं पे विराम दे रहे हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार। धन्यवाद।